Hello and welcome everyone. This is Naveen and we are live on RankUpG YouTube channel. I hope all of you are doing well. We'll start in a few moments और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये जो वर्क डन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स है ना, हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं। मल्टीपल ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो फ्रिक्शन के बाद हमें बेसिक वर्क डन वगैरह का आइडिया भी है कि वर्क डन होता है। फोर्स इनटू नाउ इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्पेसिफिकली फ्रिक्शन पे फोकस करेंगे थोड़े पार्ट के लिए। देन वी विल फोकस ऑन बाकी इंटर का क्या सीन है और फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या वर्क डन, सारी चीज़ें ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नवीन है एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स कॉज आई फील दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि मतलब या तो तुमने अच्छे से सुना नहीं, वन ऑफ द सब्जेक्ट या तो तुमने अगर तुम्हें पसंद नहीं है अदरवाइज तुम्हें अच्छे से बताया नहीं गया। तो आई ट्राई टू टेक बोथ ऑफ द थिंग्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो थोड़ा प्रेस करके बताऊंगा तो थोड़ा सुन भी लो। एट द सेम टाइम विल ट्राई कि यार जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से बताई जाए कि कोई भी दिक्कत इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हें ना हो, है ना। कि दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर ज़िंदगी भर परेशानी। तो वो चीज़ मैं ध्यान में रखूँगा। धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे बस, और कोई दिक्कत है ना। 2017 में मैंने JEE एग्ज़ाम क्लियर किया था तो IIT रुड़की से हूँ तो दैट इज़ ऑब्वियस है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, मेरे बारे में जान लिया। अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जो घर पे बैठे बैठे ऐसा रिजल्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि अच्छे अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नहीं होता। तो अच्छे अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का वो रिजल्ट नहीं आता जो अनअकैडमी ने घर बैठे बैठे रिजल्ट प्रोड्यूस करा है। कैसे प्रोड्यूस किया है देखो, यहाँ पे ही देख सकते हो तुम AIR 18। तुम बोलोगे AIR 18 से क्यों स्टार्ट किया, तो लेफ्ट में था इसलिए, पार्शलिटी नहीं। AIR 1, AIR 87। नाउ जो चीज़ समझने की वो ये यार कि 100% यहाँ भी है और 100% यहाँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो डिसेंट मार्क्स लाते हैं अनअकैडमी से पढ़ के वो बहुत बड़ा नंबर है। 101 लोगों के मार्क्स 99 से ऊपर परसेंटाइल है एंड 70 लोगों के 99.5 से ऊपर परसेंटाइल। तो आई गेस तुम्हें आइडिया लग जा रहा है कि यार अनअकैडमी अगर तुम्हें गारंटी कर रहा है कि टॉप क्वालिटी टॉप नॉच एजुकेशन तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी तुम्हारे घर से, तो दे आर डिलीवरिंग इट, है ना। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि बोल दिया और किया नहीं, क्योंकि उनका जो मतलब जो चीज़ वो बोल रहे हैं यार अगर वो होगा ही नहीं देन कोई आएगा क्यों, है ना। और आज लाखों बच्चे मिलियंस ऑफ अकेडमी पढ़ रहे हैं तो देर इज़ अ रीज़न। ये रिजल्ट ही है रीज़न, है ना। लास्ट ईयर 2020 में JEE एडवांस में AIR 3 प्रोड्यूस की। देर आर मल्टीपल इंस्टेंसेज जहाँ पे अनअकैडमी हैज प्रूव्ड कि हाँ दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट दिस से, है ना। रतिन मोंडलम, मैया सिंगल एंड प्रथम साहू, ऑल दीज पीपल हैव डन ग्रेट एंड 100 लोग जिनके 101 से वो 99 से ऊपर परसेंटाइल आई है वो लोग ने भी मेहनत की। क्लियर। तो इफ़ यू वांट कि यार तुम्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो पूरा इमर्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे तुम्हें हमारे IIT JEE प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन लुक अप टू अनअकैडमी, है ना। दे विल डिलीवर व्हाट दिस से, है ना। तो हाउ टू ट्राई अनअकैडमी, जो लोग नए आए जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि यू कैन गो टू प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर अनअकैडमी, यू विल फाइंड इट। इंस्टॉल इट #2 टॉप फ्री इन एजुकेशन। तो ये तुम देख सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए गलत ऐप तो इंस्टॉल नहीं हो रही। एंड प्लीज़ इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्नर ऐप। तो देर विल बी मल्टीपल ऐप्स रिलेटेड टू अनअकैडमी, तुम्हें अपने मतलब की ऐप इंस्टॉल करनी है। देन यू कैन यूज़ योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID टू लॉग इन। पुट योर मोबाइल नंबर हेयर और ईमेल और यू कैन क्लिक ऑन दिस, है ना, लॉग इन विद योर ईमेल। तो तुम समझो ठीक है। नाउ आई विल बी क्लियरिंग सम थिंग्स। अगर उसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहता तो यू आर क्लियर कि हाँ यार अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, यू कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट विद इट, है ना। क्या क्या फीचर्स हैं तुम्हें जो मैं बताऊंगा वो समझ में आते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज देखो ये प्राइस जो लिख रहा है ना ये भी कम प्राइस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस वाला प्राइस लिख रखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा इससे कम प्राइस पे भी कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री। अब तुम बिल्कुल ही कॉशियस हो कि नहीं यार मैं तो किसी पे भरोसा ही नहीं करता, बहुत मतलब होता है काफ़ी लोगों के साथ। तो यू कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री फॉर सम टाइम। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ ट्राई फॉर सम टाइम स्पेशल क्लास लेके देखो। स्पेशल क्लास क्या होती हैं, अनअकैडमी पे कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री क्लासेस उनके कंटेंट से रिलेटेड ली जाती हैं। तो यू कैन गो टू दोज क्लासेज एंड तुम देख सकते हो कि अनअकैडमी का एनवायरनमेंट कैसा रहता है ना। उनमें थोड़ी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, थोड़ा पूरे टॉपिक्स ना पढ़ाए जाएं और थोड़ा डिटेल में ना पढ़ाए जाएं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूट्यूब पे तो तुम्हें पता ही है क्या दिक्कत होती है, यूट्यूब तो इज़ लाइक मतलब टाइम ट्रेवल का, उसमें टाइम की दिक्कत है।
अगर मैं कुछ अभी बोल रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लगाएगा। अनअकैडमी ऐप पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो टाइम का इश्यू सारा है ना। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो हम प्राइस वगैरह की बात करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो प्राइस है 2330 पर मंथ, जब 2333, ये प्राइस से भी कम है। तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेंगे। बट फॉर फॉर अ रेफरेंस, लेट्स लुक एट अ प्राइस ऑफ अ जनरल ऑफलाइन कोचिंग। तो गो टू योर सिटी, गो एनीवेयर, यू कैन आस्क, 3 लाख रुपए इजीली खर्च होते हैं। मतलब अगर तुम अपने उसमें ट्रैवलिंग वगैरह उनका बता दोगे तो 3 लाख रुपए तुम्हारे इजीली खर्च हो जाते हैं। नाउ और तुम अनअकैडमी से अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू आर एट होम, तो लगना तुम्हारा मस्त खाना पीना मिलेगा, घर के कोटा जाओगे तो इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, है ना। दिस इज द लीस्ट प्राइस, तुम्हारे 4 लाख रुपए भी, 5 लाख भी, फॉर 2 ईयर्स। नाउ इफ़ यू लुक, ये प्राइस भी वो लोग तुमसे मैक्स 10 बार में ले लेंगे। तब उनका ऐसा रहता है कि 3 3 बार में लेने होते हैं। मतलब विद इन 3 मंथ्स वो एक एक इंस्टॉलमेंट भरवाते रहते हैं। तो अगर जैसे 30 महीने भी मान लूँ, वैसे तो 24 ही हैं, उसमें तो और ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर मैं 30 भी मान लूँ तो 10 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो तुम्हारे पास हर 3 महीने में तुम्हें 30,000 रुपये देने का पड़ेंगे, 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। नाउ इफ़ यू लुक एट एन अकेडमी, ठीक है, तो इसको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बारे में बात करेंगे अपन। पर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि यार ये प्राइस भी इतना हो जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड। यू यूज़ दिस कोड, तो जितना अन अकेडमी अपने मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए लिख रही है, उससे भी कम प्राइस में तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है पर मंथ। ठीक है, बताओ ऐसा कौन करता है कि मतलब तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस ही नहीं बताया जा रहा, तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस ही नहीं बताया जा रहा, तुमसे बोला जा रहा है कि चलो ठीक है इतने में है, उसके बाद भी प्राइस में कम किया जा रहा है। देखो यहाँ पे 4,167, दिस प्राइस विल बी रिड्यूस टू 3,750, इज वेरी मिनिमम। यहाँ पे देखो कि कैसे 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने बोला 3 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है, तो भैया 10,000 रुपये हो गए पर मंथ। यहाँ पे कितने हैं, 3,750 रुपये, 2.5 गुना से भी कम। जब 2.5 से डिवाइड करोगे तो भी ये प्राइस नहीं आएगा। तो आई होप तुम्हें थोड़ा रेफरेंस के लिए समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है अकेडमी पे, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि ऐसा हो कैसे पा रहा है, तो एक तो यार पहले तो ये टोटल प्राइस ही कम है, जो वहाँ 3 लाख है वहाँ यहाँ 90,000 है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ तुम्हें 10 बार में पे करना है, यहाँ तुम्हें 24 बार में पे करना है। सिंपल मैथमेटिक्स है। नो कॉस्ट EMI लो, तुम एक बार में नहीं देना चाहते, सिंपल धीरे धीरे अपने प्राइस पे करो, तुम्हारा मंथली लोड कम पड़ेगा फैमिली पे। उसके बाद तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हारा IITJ का एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद तीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 11th 9th और 10th वालों को 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करूँगा मैं, जस्ट बिकॉज आई फील कि उन लोगों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना ज़रूरी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते वो लोग कि एक एक साल में ले लेते हैं अपन, एक साल का सब्सक्रिप्शन लेके जल्दी जल्दी कर लेते हैं सिलेबस, उसके बाद देखेंगे कि बात का क्या होगा, है ना। फिर वो एक साल वो करेंगे, फिर उसमें क्या होगा, उनके बेसिक्स थोड़े वीक रह जाएंगे। जो 9th और 10th में उन्हें तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि वो 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लें। 11th वालों को भी मैं 2 साल वाला ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि दैट इज़ द ऑप्टिमम टाइम जिसमें तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, धीरे धीरे चैप्टर भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा लोड नहीं रहता। लेकिन जो 12th और ड्रॉपर हैं, दे हैव ओनली 1 ईयर, दे आर बाउंड टू गेट फोर्स टू स्टडी इन 1 ईयर, है ना। वो लोगों को एक साल में ही पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। एंड प्लीज़ डोंट डू लाइक कि तुम 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लेते हो एंड तुम्हारे पास 24 महीने, देन गलत चॉइस की है ना, क्योंकि फिर तब तक उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा उस वाले बैचेज में। तो बी वेरी केयरफुल। एंड सब्सक्रिप्शन का मैंने क्लियर कर दिया, ये लिखा आ जाएगा जैसे ही कोई कोड अप्लाई होता है। एंड यूज दिस कोड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड टू अन अकेडमी, एंड यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, दैट इज 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नाउ फॉर द टाइम बीइंग, 12 महीने और 24 महीने के कॉम्बो लेने पे, CBSE प्लस IIT का कॉम्बो लेने पे तुम लोगों को 39,000 में मिल जा रहा है, और 24 महीने वाला 56,000 में मिल जा रहा है। तुम डिस्काउंट देख सकते हो कितना है, 21,980 रुपये। इस डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ प्राइस जो है वो मेरे कोड की वजह से, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड यू वांट टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट नाउ। तो अगर तुम मतलब चाहते, कुछ लोगों का रहता है कि यार हमें CBSE का भी रिजल्ट अच्छा चाहिए, हमें JEE में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो दे कैन लुक अप टू दिस ऑप्शन, है ना। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने काफ़ी लोगों को सुना भी है कि उन लोगों को कॉम्बो ऑफर्स चाहिए होते हैं। तो अनअकैडमी ने सुन ली है तुम्हारी, तो यू कैन बाय दिस सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड, एंड लेट्स क्रैक इट यार, क्या ही है। चलो ठीक है। अब प्लस और आइकॉनिक मैंने वहाँ पे प्राइस वगैरह तुम्हें दिखाए थे, तो लेट मी मेक इट क्लियर कि ये वाले जो प्राइसेस थे वो प्लस के लिए थे, और ये वाले राइट वाले प्राइसेस आइकॉनिक के लिए थे। सो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें बेसिक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लॉजिकल भी है।
यार प्लस इज लाइक कि जो लोग जो ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हें मिलता है, जो ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, जो एवरेज बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है कि प्लस हो गए, वो नॉर्मल क्लासेस हो गई। देन उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे टेस्ट वगैरह ले लिए जाएंगे और तुम्हें स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा। आइकॉनिक में वो फीचर्स है जो किसी ऑफलाइन कोचिंग में एक टॉपर को मिलते हैं, जो वहाँ का रैंक लाने वाला बंदा होता है, जिस पे उनकी नज़रें होती है ना। तो जो फीचर्स मिलते हैं वो तुम्हें यहाँ अपने लिए मिलेंगे अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। कैसे? पर्सनल गाइडेंस, वन ऑन वन गाइडेंस होगी तुम्हारे लिए फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट जो एग्जाम को देखते आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस होगा, तुम्हें टेस्ट एनालिसिस में खुद से टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टली बता जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में ये सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक्सपर्ट्स कौन है? 18+ बुक ऑथर्स हैं, कोटा स्टॉफ फैकल्टी ने अनअकैडमी जी चैनल पे देखा भी होगा। देर आर मल्टीपल पीपल, है ना। कैलाश सर, शांतनु सर, देन देर इज नमो सर, एंड देर आर मल्टीपल पीपल। स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल मिलेगा तुम्हें, प्रिंटेड नोट्स वगैरह मिलेंगे। तो जो फीचर्स, जो फैसिलिटी टॉपर्स को मिलती है ऑफलाइन कोचिंग में किसी भी, वो तुम अवेल कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर तुम बोलते हो कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं है क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा थोड़ा सा, तो नहीं लेते। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन है। इट इज़ नॉट लाइक कि 1 हफ्ते का काम है, बहुत लंबा प्रिपरेशन पीरियड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से तुम्हारा पहला अटेम्प्ट भी तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि तुम बेस्ट अटेम्प्ट दो, अपना पहला दो, क्योंकि उसमें तुम एफर्ट पूरा मारोगे। ड्रॉपर्स के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दे गेट डिमोटिवेटेड, शायद उतना अच्छा ना कर पाए। तो इफ़ यू आर फ्रेशर, गो फॉर आइकॉनिक टू गिव योर बेस्ट, अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर ऐसा किसी है कि नहीं तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है, देन कैन ऑलवेज गो फॉर प्लस, है ना, बाद में अपग्रेड भी कर सकता है आइकॉनिक में। बट जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपना पहला अटैम्प्ट मैक्सिमम एफर्ट से दें, ठीक है। वो डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद ये टेबल भी तुम रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई द डिफरेंसेस। वहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ भी देख सकते हो। दैन जो लोग अनअकैडमी पे डेली मेहनत करते हैं, जो अनअकैडमी चैंपियंस बोलते हैं जिन्हें हम, तो वो नीचे गूगल फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए रिवॉर्ड्स हैं। तो बस उन्हें गूगल फॉर्म भरना है, एंड 31 अगस्त से पहले पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए ये ऑफ़र है। तो अभी जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए आगे फ्यूचर में आएंगे ऑफर्स। तो अनअकैडमी हमेशा अपने लर्नर्स के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन अनअकैडमी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, है ना। तो ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं, देखो 29 सितंबर को लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था। तो अभी भी तुम ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन वन ऑफ दिस बैचेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ओके, सो हेयर वी आर एट लास्ट, हेयर वी आर। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? आई गेस नॉट। तो नहीं रही, चलो प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। तो यार फ्रिक्शन के बारे में बेसिक आइडिया हमें लग चुका है ना, फ्रिक्शन के बारे में हमें बेसिक आइडिया लग चुका है। तो भैया देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमें वर्क निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमें वर्क निकालना है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगने की सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है कि स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। भले ही स्लिपिंग के बिल्कुल लास्ट वाले वर्ज पे कि स्लिपिंग अगर तुमने 0.00001 न्यूटन भी बढ़ाया तो वो स्लिप हो जाएगा, लेकिन अभी स्लिपिंग नहीं, तुमने फोर्स उतना ही रखा हुआ है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है। क्लियर? स्लिपिंग नहीं हो रही, पहली चीज़ तो, पहली चीज़ क्लियर होगी ना। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसे 1 बोलता हूँ और मैं इसे 2 बोलता हूँ, अभी नो कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही तो अगर सपोज ये कुछ डिस्टेंस ऐसे मूव करता है, यहाँ से गया ये फट से यहाँ पहुँच गया, यस, मतलब सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो डायग्राम तुम बना लोगे कैसा बनेगा, है ना। तो सेंटर की बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तुम इस एज की भी बात कर सकते हो, तो वो भी सेम ही मूव करेगी क्योंकि रिजिड बॉडी है ना। तो इसका सेंटर सेंटर इसलिए लिया क्योंकि सेंटर दोनों के एक साथ थे, इसलिए सेंटर लिया मैंने। तो ये भी ऐस ही मूव किया होगा। चीज आ रही है समझ में? चीज आ रही है? क्लियर है? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस बॉडी एज डिस्टेंस मूव किए, एज डिस्प्लेसमेंट बोल लो, और नीचे वाली बॉडी जो उसकी भी ऐसी मूव की है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दोनों का जो है
दोनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक स्लिपिंग नहीं होती। स्लिपिंग नहीं हुई है तो दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है तो दोनों बॉडी साथ में चली हैं, दोनों बॉडी साथ में चली हैं तो सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हुई होंगी। सिंपल चीज़, क्लियर है? इतना जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद कुछ नहीं बचता, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसका मास m1 ले लेता हूँ और मैं नीचे वाले ब्लॉक का मास m2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो यहाँ पे होगा m2। और इफ़ यू लुक केयरफुली, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इस ब्लॉक की राइट में जाने की टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला ब्लॉक। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। और कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो आई विल राइट इट एज एफ एस, ठीक है ना? तो वी कैन डू वन थिंग ना, एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए बात। यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स अज्यूम एक्स है ये, ठीक। ना इस पे कैसे लगेगी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। मैंने देख लो कोई भी म्यू एन करके वैल्यू नहीं डाली है, तो कॉज आई नो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर म्यू इंटू एन तक होती हैं। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मेरा म्यू इंटू एन ही लगेगा, कुछ भी हो सकता है। क्या म्यू एन लग सकता है? लग सकता है। क्या उससे कम वैल्यू लग सकती है? लग सकती है। तो हमने एक जनरल केस ले लिया जिसमें कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ इफ वी राइट, देखो फ्रिक्शन है ये, है ना? इफ वी राइट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ऑन फर्स्ट, क्या लिखूंगा मैं? मेरे को बताओ। डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, एफ डॉट डी एस करते हैं। नाउ सिंस इसमें एफ का और डी एस का डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के रिलेटिव डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, तो आई कैन राइट डायरेक्टली एट एज ए, मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट एस वेक्टर, है ना? ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने उसका मैग्नीट्यूड एक्स लिया है तो अभी के लिए मैंने जनरली लिखा है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। एंड यू नो कि पहले वाले ब्लॉक पे वो मूव आगे कर रहा है, इधर मूव एक्स किया वो आगे, एंड उस पर फ्रिक्शन किधर लग गया? पीछे। तो आई कैन राइट एफ एस इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री विच इज नथिंग बट माइनस एफ एस इंटू एक्स। ये इंटू है ना, थोड़ा ऐसे बना देते। तो पहले पे हमने वर्क डन निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पे निकालता हूँ, सेकंड पे निकालते, सेकंड पे क्या लिखूंगा मैं? सेम ही चीज लिखूंगा, बिल्कुल डिट्टो, बट एक डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा? एफ एस एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस अब क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन की ही डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शन के साथ यही चीज़ है, यही चीज़ समझना जरूरी है कि वो कौन सी बॉडी को मूव करा रहा है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो, है ना? ये मैंने बोला भी था पहले। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एस इंटू एक्स आ जाएगा। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, वाले ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओनली, है ना? दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं एफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, खाली एफ एस की बात कर रहा हूँ, है ना? तो इफ वी कैलकुलेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, सो आई विल ऐड बोथ ऑफ दिस। अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा? देखो, तो इज इट, मतलब एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें क्या, कि अगर अगर दो बॉडीज के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उस पर नेट वर्क जो होगा बाय स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी जीरो। ये चीज़ लॉजिकल भी है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो पेयर होता है दैट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर एक राइट में लग रहा है और एक लेफ्ट में लग रहा है और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव करनी है, तो दिस इज, तो वो तो होना ही है। अब फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है तो एक पे आगे लगेगा एक पे पीछे लगेगा, तो एक के लिए वर्क डन नेगेटिव और एक के लिए वर्क डन पॉजिटिव, तो नेट वर्क डन जीरो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल, सब समझ में आ गया तुम्हें, है ना? क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? वर्क डन बाय नेट ये आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो अपन काइनेटिक फ्रिक्शन में देखेंगे, मैं उससे भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इसे तुम और डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें मैं दिख जाएगा। क्लियर है? चलो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। ये नीचे वाला सरफेस अभी भी स्मूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और एफ ही फोर्स लग रही है, और ये अब देखते हैं ये क्या है, ये क्या क्यों मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, ये कैसे आएगा इसे देख लेते हैं। तो इफ़ यू लुक केयरफुली,
इफ यू लुक केयरफुली, अब यहाँ पे एफ लग रही है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो क्या चीज़ थी, तो क्या चीज़ होगी कि ये स्लिप होगा, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इन दोनों का। तो इस वाले केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझने की वो ये है, इफ़ यू लुक केयरफुली, तुम एफ फोर्स लगा रहे हो, तुम ऊपर वाली बॉडी पे एफ फोर्स लगा रहे हो, तो सपोज हम इसे जीरो से स्टार्ट करते हो, तो तुम धीरे धीरे एफ फोर्स को बढ़ा रहे हो, क्या होगा कि ये दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये स्लिप करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब ये स्लिप करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये वाला ब्लॉक कौन सा, मैं इसे 1 बोल देता हूँ और इसे 2 बोल देता हूँ। पहला वाला जो ब्लॉक होगा वो कुछ S1 मूव करेगा, लेट्स अज्यूम, और दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो कुछ S2 मूव करेगा, है ना, S2 S1 जो कुछ भी ले सकता हो, अब तो FK लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो S1 S2 हो गया। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि S1 S2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब तक इनमें स्लिपिंग नहीं हो रही थी तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, दोनों का एक्सेलरेशन सेम था। बट जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही है, फोर्स ऊपर लग रही है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अगर नीचे फोर्स लग रही होती वाले के एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना, केस में क्या है, S2 ज़्यादा हो जाता। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि हो क्या रहा है ना, तो ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं करना, अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो इसका मास कुछ m1 मान लेते हैं, इसका मास कुछ m2 मान लेते हैं, और म्यू के मान लेते हैं, इनके बीच में वो जो है म्यू के मान लेते हैं ना। तो म्यू के मान लिया हमने, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, किस पे, m1 पे। तो क्या लिखूंगा मैं, सिंपल सी चीज़ लिखूंगा कि f मेरा राइट में लग रहा था तो वो आगे ही डिस्प्लेस हुआ है S1 से, तो बट फ्रिक्शन मेरा पीछे लग रहा होगा, तो मैं एक बार FBD बना देता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी, एक बार FBD भी बना देते हैं। यहाँ पे M1 है, पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, F के काइनेटिक पीछे क्यों लगेगा, क्योंकि आगे मूव करने का ट्राई कर रहा था, स्लिपिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो इस पर पीछे लगेगा, है ना। नीचे वाले ब्लॉक पे क्या बोल सकता हूँ मैं, ये M2 है, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये यहाँ पे S2 से डिस्प्लेस हुआ है, और ये यहाँ पे S1 से डिस्प्लेस हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन और M1 में लिख सकता हूँ, M1 क्या लिखूंगा मैं, एफ के माइनस एफ के इंटू, माइनस ही आएगा क्योंकि cos 180 डिग्री में, उसे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे S1 आ जाएगा। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क में M2 पे लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M2, है ना, तो उस पर क्या लिखूंगा मैं, उसमें लिखूंगा मैं एफ के इंटू, सिंपल है, क्लियर है क्या ये चीज़, है ना। अगर मैं नेट वर्क डन लिखता हूँ, अगर मैं नेट वर्क डन लिखता हूँ तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम एफ के कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 आ जाएगा, ठीक है। बट दिस इज नेगेटिव, ये चीज़ देखो, ये चीज़ नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्यों, आई टोल्ड यू कि S1 जो होगा वो बड़ा होगा S2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के, अगर मैं माइनस को बाहर भी ले लूँगा तो S1 माइनस S2 आ जाएगा, तो अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई और एक माइनस बाहर आ गया, तो वी डेफिनेटली नो कि ये चीज़ नेगेटिव होने वाली है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का ये मतलब है कि जब भी दो बॉडीज स्लिप करती हैं, जब भी दो बॉडीज स्लिप करती हैं एक दूसरे पे, तो वहाँ पे होता है एनर्जी लॉस, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं स्टोर हो रही है, जैसे स्प्रिंग वगैरह में एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फ्रिक्शन के साथ ऐसा केस नहीं है, वो उसे हीट या फिर साउंड या फिर किसी भी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। तो एज यू सी कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब हीट या एनर्जी लॉस हो रहा है सिस्टम से। सिस्टम क्या था हमारा, ये 2 ब्लॉक सिस्टम था, इसमें से हीट लॉस हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो वर्क डन आया है नेट, वो नेगेटिव आया, वो नेगेटिव आया है, ठीक है ना, मतलब उसने हीट यहाँ से लेकर एनर्जी यहाँ से ली और बाहर रिलीज कर दी, सिस्टम से बाहर उसने रिलीज कर दिया। क्लियर है ये चीज़, ये चीज़ आ गया। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने की, वो ये है कि S12 अगर मैं लिखता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं लिखता, तो उसे भी मैं S1 माइनस S2 ही लिखता, तो वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, तो अगर मैं इसे और उससे लिखता हूँ तो माइनस एफ के इंटू S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 से भी तुम्हारी वैल्यू आ जाती। तो याद करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें ये, बट मतलब
क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक के रेस्पेक्ट में कितना रिलेटिव मोशन ज़्यादा हुआ है, उससे तुम बता सकते हो, मतलब ज़्यादा से मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कितना रिलेटिव मोशन हुआ है एक के रेस्पेक्ट में, तो उससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा वर्क डन कैसा रहेगा, ठीक है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जनरली जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वर्क जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन का, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो हमने पीछे देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन में नेट ज़ीरो आ रहा था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे इस केस में जीरो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हो सकता है, मतलब अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट जो वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा हो तो डिफरेंट कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्लियर है क्या ये चीज़, ठीक है ना। और एक्सट्रीम केसेस में जीरो भी हो सकता है और दूसरी चीज़, तो एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम में, इतना टफ नहीं है, तो लेट्स सॉल्व इट। लेकिन किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, यस नॉट, चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें तो यार वही टू ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करने वाली नॉलेज लगेगी कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में तुम्हें एक ब्लॉक 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, दोनों के मासेस सेम है, ठीक है। म्यू जो है उनके बीच का वो 0.5 है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तुमसे बोला है कि 5 मीटर इसे आगे चलाया हमने, 5 मीटर 100 न्यूटन फोर्सेस से आगे चलाया सिस्टम को, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन टू एंड नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, ये सारी चीज़ें पूछी ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स एनर्जी वाले टफ इसलिए ही हो जाते हैं क्योंकि उसमें टू ब्लॉक वाली चीज़ें भी, कॉन्सेप्ट भी लगता है, टू ब्लॉक सिस्टम वाला है ना। तो टू ब्लॉक वाले सिस्टम का सीन कैसा रहता है कि ये नीचे एक ब्लॉक है जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन, तो वी डो नॉट नो कि ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, ये अलग अलग मूव करेंगे, बट वी हैव अ मेथड जो कि हम जनरली काफ़ी यूज़ करते हैं, तुम आगे जाके भी देखोगे कि इस मेथड का बहुत यूज़ है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सपोज ये दोनों सेम एसिलेशन से मूव कर रहे हैं, ये दोनों सेम एसिलेशन से मूव कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे कि अगर ये सेम एसिलेशन से मूव कर रहे हैं, दोनों का एसिलेशन सेम है, तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो 20 kg मास हो गया, कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो एसिलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन अपॉन 20 kg मास विच विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है क्या ये चीज़, हाँ। नाउ अगर ये वैल्यू हमारी स्पेसिफाइड रेंज के अंदर है, तो मतलब इससे जो हम फ्रिक्शन निकालते हैं वो हमारी परमिटेड रेंज के अंदर है, तो सही है, फिर तो वहाँ पे इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा और ये दोनों साथ में चलेंगे सेम एसिलेशन। बट अगर ऐसा होता है कि नहीं, इस वैल्यू से बाहर चली जाती है जो परमिटेड वैल्यू है, तो हमारा अजम्पशन गलत है, देन इनमें रिलेटिव मोशन होगा। तो सॉल्व करते थोड़ा सी कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, देखो ध्यान से, सिंपल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो व्हाट आई विल राइट इज़ कि 10 kg है, तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे कितना फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्स एफ मैक्स लिख देता हूँ मैं, एफ मैक्स कितना लग सकता है 50, क्यों, क्योंकि 0.5 है उसका कोफिशिएंट एंड 10 × 10 इज द नॉर्मल, है ना, ये इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है तो इस पर नॉर्मल कितना लगेगा, ऑब्वियसली 100 न्यूटन लगेगा, तो 100 न्यूटन और ये 0.5, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन आ गई। तो इनके एफ बी डी बना लेता हूँ, तो अभी के लिए मान लो कि इनमें गैप है, तो किसी भी एक का एफ बी डी बना लो, तो नीचे तुम 100 न्यूटन लगा रहे हो, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सम फ्रिक्शन एफ, ठीक है, और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो सिंस अगर मैं बोलता हूँ कि ये पूरे सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि इस पे, इस ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, मतलब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालूँ, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालूँ, तो कितनी आएगी 10 × 5 विच इज़ नथिंग बट 50 न्यूटन। क्या इतनी फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, यस इट कैन, क्योंकि एफ मैक्स हमारा 50 न्यूटन ही, तो 50 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो अजम्पशन हमारा सही है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में ही मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन से कि इनमें स्लिपिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो ये पहला वाला केस है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, तो सिंपल प्रॉब्लम है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एंड वी ऑल्सो नो कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, हमें पता है कितना लग रहा है, 50 न्यूटन ही लगेगा, वरना ये एक साथ नहीं चल पाएंगे। तो बेसिकली वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो यार ये पार्ट तो सबसे आसान है कि यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे वाले पे,
एंड अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक दोनों साथ सेम ही मूव किए, तो 100 न्यूटन फोर्स है और ये 5 मीटर है, तो कैन आई राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 100 into 5, तो दैट विल बी नथिंग बट 500 जूल। ठीक है, सबसे इजी पार्ट। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड, तो सेकंड वाला ब्लॉक ये वाला सेकंड वाला ब्लॉक है, तो सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है 50, तो 50 इंटू, देखो 50 इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ, ये 5 मीटर हुआ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्रिक्शन, तो आई विल राइट 50 इंटू 5 और यहाँ पे माइनस भी लगाऊंगा, तो ये कितना आ गई वैल्यू, -250 जूल। नाउ इफ आई कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन वन, वाई, क्योंकि मेरे को अगले पार्ट में नेट भी निकालना है, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, तो आई विल राइट 50 इंटू 5, नाउ दिस विल बी पॉजिटिव कॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ये फ्रिक्शन भी आगे ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर का आगे ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 जूल आ जाएगा। एंड इफ यू सी, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों का नेट, इन दोनों की नेट वैल्यू 0 आ गई, 0 जूल। क्लियर है, इसका क्या मतलब है कि जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक उनमें ना तो हीट प्रोड्यूस होगी, ना उनमें कुछ साउंड निकलेगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने -250 जूल निकाली, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली अपन ने 250 जूल, नेट की तो 0 निकाली है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, तो इट इज़ बेसिकली मोर अबाउट कि तुम पहले टू ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह से सॉल्व कर लो, तुम देख लो कि हो क्या रहा है, उसके बाद तो आसानी बचता है, फिर एक बार तुम्हारे फ्रिक्शन मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये जगह थी इसके लिए, बट उतने में ही हो गया। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है, देखते हैं इसे। नाउ दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्यों 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 इंटरेस्टिंग है देखते हैं, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को पहले मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। 10 kg दो ब्लॉक है ना, दोनों के मास सेम दे रखे हैं, अच्छी बात है, नीचे स्मूथ है। अब हुआ क्या कि ए वाले ब्लॉक को तुमने ऊपर v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा है, नीचे वाले की ब्लॉक जो वेलोसिटी जो थी इनिशियल, अगर मैं वी आई लिख देता हूँ, वो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब इस पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, अब इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो अभी होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत ही, जैसे तुमने फ्रिक्शन लगाया तुरंत तुरंत इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लॉजिकली नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एसेलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड फ्रिक्शन की वो कैपेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक का एसेलेशन जो फ्रिक्शन ही करेगा। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है क्या? तो अब तुम देखो ध्यान से, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, फ्रिक्शन कब तक लगेगा, फ्रिक्शन कब तक होगा सीन, जो हमें क्वेश्चन में वैसे पूछा भी है, क्वेश्चन में ही डायरेक्टली पूछ गया है, जब तक स्लिपिंग स्टॉप होगी तब तक वर्क डन बताना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक दोनों सेम ब्लॉक्स, जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे, तो फ्रिक्शन क्यों मेहनत करेगा, मतलब उन दोनों में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं रही, जब दोनों सेम वेलोसिटी से जाने लग गए, खत्म, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट, उसके बाद वो चलते रहेंगे, उसके बाद वर्क डन निकालने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि फोर्स ही नहीं रहेगी। तो हमें फ्रिक्शन का वर्क डन कब तक निकालना है, जब तक वो दोनों ब्लॉक स्लिपिंग नहीं करेंगे, मतलब स्लिपिंग जब रुक जाएगी उसके बाद। तो उसके लिए क्या है, हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा पहले, जिसके लिए हम, हमारा मेथड क्या रहेगा, अपन देखेंगे कि टाइम निकालेंगे अपन कि कितने टाइम में इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि कौन से ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस मूव किया, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिस्टेंस मूव करेंगे, क्योंकि काइनेटिक वाला केस है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। तो सिंपल, तो यही अप्रोच है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे अपन, देखो एफ बनाने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा, एंड वी नो कि यहाँ पे स्लिपिंग होगी होगी, तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, v बराबर 0.1 दे रखा है हमें, तो 10 kg इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1, तो 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। अगर ऊपर वाला ब्लॉक स्पीड ज़्यादा थी तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, कितना, 10 न्यूटन फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, तो नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आगे लग गया। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, नीचे वाले ब्लॉक का, नीचे वाले ब्लॉक पे बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले ब्लॉक पे देखो, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 उसका मास है, तो डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इट इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, इस वाले ब्लॉक के साथ क्या सीन हो रहा है कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है,
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन में -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा। नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज द कॉमन वेलोसिटी, जिसके बाद इन दोनों में फ्रिक्शन विक्शन लगना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन को फिर मतलब ही नहीं जब सेम वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्या करेंगे अपन उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम इनकी फाइनल वेलोसिटी बराबर करके देखते हैं, है ना। अपन बोलेंगे कि इनकी फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो लेट्स डू इट, सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सपोज मैं फाइनल वेलोसिटी को v1 बोल देता हूँ, तो इस वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी में कैसे लिखूंगा? अगर मैं इस वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा तो v बराबर u प्लस ए टी। तो u कितना है मेरा? 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड a केस में -1 है तो a का आ गया और t आ जाएगा यहाँ पे। 1 × t किया है तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं v2 लिखता हूँ, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए स्पीड लिख देता हूँ, जो b वाला ब्लॉक है, आफ्टर सम टाइम t, तो उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, बताओ। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है तो u0 है, ए टी आ जाएगा तो खाली t आ जाएगा यहाँ। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों में कब तक फ्रिक्शन लगेगा, जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाते। तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों को तुमने अगर सेम कर दिया तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 बराबर 2t आ जाएगा, t बराबर 5 आ जाएगा ना। तो 5 सेकंड तक इनमें वो चलेगी, कशमकश चलेगी कि दोनों सेम स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? 5 सेकंड के लिए ये गेम होगा। आ गया 10 लिख ले। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखो। व्हाट वी कैन डू नाउ इज कि हम देखते हैं कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया इतने ही टाइम पीरियड में, और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमें पता है 10-10 न्यूटन लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो S1 निकाल लेते हैं पहले, S1 निकाल लेते हैं। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आई विल राइट 10 × 5 ut माइनस हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाफ ए कितना मेरा 1 है, और टी स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज 25। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? दिस विल बी 50 माइनस 12.5 होगा नहीं, आई गेस, हाँ से। तो 37.5 आ जाएगा ये जूल, तो जूल नहीं, सॉरी, डिस्टेंस है। क्लियर है? यहाँ पे मीटर आ गया। नाउ इफ आई कैलकुलेट S2, जो दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा? देखो ध्यान से, अलग अलग वैल्यू आएगी, देख लेना। यहाँ पे आएगा यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू तो है ही नहीं, कुछ जीरो था, तो हाफ इंटू 1 × t स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी ये बताओ मेरे को? टी स्क्वायर इज 25, तो आ गया कितना? 12.5 मीटर। क्लियर है क्या ये? क्लियर है ना। अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद क्या नहीं बचा, देखो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। तो अपन ये वैल्यूज को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो S1 कितना है? 37.5 है, एंड S2 कितना है हमारा? 12.5 है, एंड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 10 न्यूटन दोनों पे। तो ऊपर वाला ब्लॉक S1 क्या ऊपर वाला ब्लॉक है ना, हाँ, ऊपर वाला ब्लॉक पे हमारा फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो उस केस में नेगेटिव वर्क डन आएगा, बस इतना ही देखना था हमें। तो वर्क डन ऑन 1 बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? तो वैल्यू निकाल लो। कितना लग रहा था? -10 लग रहा था ना। -10 × 37.5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 375 जूल। क्लियर है? अगर मैं S2 पे निकालूँ, वॉट आई विल राइट इज 10 × 12.5, क्योंकि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे माइनस आएगा एक, और यहाँ पे आ जाएगी 125 जूल, विच इज इन पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड कर लो तो वर्क डन नेट आ जाएगा, वर्क डन नेट बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा ये? आई गेस 250 आएगा ये, है ना। -250, -250 आ जाएगा, हाँ। तो इस क्वेश्चन को तुम कैसे भी और कैसे कर सकते थे कि यार तुम्हें ये पता लग गया था 37.5 और 12.5, तो इन दोनों का रिलेटिव निकाल लो, S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लो। S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालते तो तुम्हारे पास क्या आ जाता? जो ज़्यादा चला है ना, S1 मतलब जो ज़्यादा चला है, बराबर क्या आ जाता तुम्हारे पास? 25 मीटर आ जाता। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। तो तुम्हारे पास नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाता? -F k, विच इज 10 × S1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। हमारे पास आ जाता 25, विच विल बी -250 जूल, जो हमने पीछे भी निकाल के दिखाया है। क्लियर है? इट क्लियर? तो ये तुम्हें कहीं पॉसी बुक्स वगैरह में थ्योरी भी मिल जाएगी कि यार ये वैल्यू ये वैल्यू जो S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जब तक जीरो है, कोई भी इंटरनल फोर्स का या फ्रिक्शन का वर्क नहीं होता जब तक इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये तुम्हें मिल भी जाएगी बहुत जगह।
देख सकते हो, बट आई प्रेफर इट दिस वे, है ना, इससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह आती है। क्लियर है? ओके, दिक्कत, चल ये करते हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें उसका ग्रेविटी का वर्क वगैरह आता होगा, एंड इस क्वेश्चन में स्लोली का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इफ समवन वांट्स टू ट्राई दे कैन स्टॉप द वीडियो हियर एंड दे कैन ट्राई, दे कैन गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन अच्छा है। क्लियर? A body of mass m was slowly hauled up the hill in the figure by F, which at each point was directed along a the trajectory. Find the work done performed by this force if height of the hill is h, the length of its base l, and the coefficient of friction is k। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दे रखा है तो हम उसे म्यू ले लेते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें देखो, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, देखो सोलिडली का क्या सीन है, क्या चीज़ है, वो हम लिख सकते हैं, वो हम बाद में लिखूंगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या मतलब है, ज़रूरी है। बट फॉर द टाइम बिंग अगर तुम इसे ऊपर खींच रहे हो स्लोली स्लोली, तो वी विल अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो, है ना। स्लोली ले जा रहे हो तो हम वेलोसिटी को ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं, क्वेश्चन में अदरवाइज लिखा नहीं होता। तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बहुत छोटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, पहले तो हम वो बना लेते हैं। एक इसका एम हो गया, एम हो गया तो उसके कंपोनेंट करना ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो अभी कंपोनेंट करने के लिए हाँ वी विल अज्यूम कि इस वाले पॉइंट पे किसी एंगल थीटा पे ये ना, ये एंगल थीटा है ना। अब कर्व है, कर्व के हर हर पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना सकते हो, तो यहाँ पे तुमने टेंजेंट बनाई और एक ग्राउंड के पैरेलल लाइन बनाई, तो उसमें एंगल थीटा आ गया सपोज। सिंपल, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन तुम अगर इसे ऊपर ले जाने का ट्राई करो तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लगेगा, ऐसे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और सिंस ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन हो जाएगी, है ना, म्यू इंटू एन हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्यों लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है खाली टेंडेंसी, इट इज मूविंग। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग जाएगा। एन किधर लगेगा, नॉर्मल, नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है, नॉर्मल लगेगा ऊपर। नाउ आई कैन राइट एन बराबर एम जी कॉस थीटा, देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। क्लियर है? तो कैन आई राइट फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बताओ मेरे को, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ मेरे को। अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिखता हूँ, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिखता हूँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन हो जाएगी। तो एन की वैल्यू तुम्हें पता है, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा होगी। दिस इज योर फ्रिक्शन, ठीक है, ये फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अब तुमसे वर्क डन बाय अ फोर्स एफ पूछा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एफ फोर्स होगी क्या, एफ फोर्स होगी क्या। तो एफ ने बेसिकली तुम्हारे ब्लॉक को यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो इस फोर्स ने दो चीज़ों को कंपनसेट किया है। एक तो जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होकर तुम इजीली एम भी लिख सकते हो, वो तुम्हारा इसी फोर्स की वजह से हुआ है, उसी फोर्स की वजह से हुआ। तो एक तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इसने प्रोवाइड किया, जो तुम ऊपर गए कुछ तुमने हाइट कवर की, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो इसने प्रोवाइड की। सेकेंडली यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा था उसके अपोजिट भी इसने वर्क किया, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा था उसके अपोजिट भी इसने वर्क किया है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझना तो हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, बट अभी के लिए ऐसे समझने का ट्राई करो, अभी के लिए ऐसे समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, वर्क डन बाय एफ क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एफ क्या आ जाएगा, सिंपली बताओ मेरे को। व्हाट आई कैन राइट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वैल्यू ने वो एनर्जी बढ़ाई है। आई गेस दिस इज क्लियर ना। वर्क डन बाय एफ निकालना है, अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा था तुम ऊपर लेके गए, बट हमें एफ का वर्क डन निकालना है, तो उसमें ये चीज़ प्लस आ जाएगी। यहाँ पे माइनस लिख सकते हो तुम, बाहर माइनस लगा लो, या तो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव, माइनस
वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इस माइनस को बाहर ही ले लेते पूरे को, तो यहाँ पे प्लस लगा लेते। क्या दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी, बट फॉर द टाइम बिंग ऐसे अज्यूम कर लो कि ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, mgh आ जाएगा। तो मतलब नहीं तुम कैसे क्या कर रहे हो, उसे बस हाइट से डिफरेंस से मतलब है। तो mgh हो गया। ये mgh पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि mg का वर्क नेगेटिव था, उसमें एक और नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे अभी क्या बचेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बचेगा। दो चीज़ें बच रही, अभी एक और चीज़ बच रही है ना। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं, अच्छे से ध्यान से एनालाइज करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा मेरे को यहाँ पे और चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। तो फॉर फॉर द टाइम बिंग ये सारी चीज़ें अपन हटा देते हैं ना। क्लियर है। अपन एक दो चीज़ें देखते हैं, उसके उसको मैं अच्छे से बना भी देता हूँ। तो देखो ध्यान से, कौन सा कलर यूज़ कर लें, वाइट यूज़ करेंगे, वाइट तो है वहाँ। तो रेड ही ठीक है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज ये एफ है, ये एफ है, इस एफ की वजह से ये कुछ डी एक्स डिस्प्लेस हो गया इधर ना। तो अच्छे से बना लेते हैं, कुछ डी एक्स डिस्प्लेस हो गया इस डायरेक्शन में, ये डी एक्स है, ये डी एक्स है, या फिर तुम डी एस मान लो, डी एस मान लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज विजिबल ना। कोई और अच्छा कलर यूज़ करने का ट्राई करेंगे, पर्पल तो दिखेगा ही नहीं। लेट्स यूज ऑरेंज, दिखेगा क्या? हाँ ऑरेंज दिख रहा है, हाँ ऑरेंज दिख रहा है। देखो ये डी एस है, ये डी एस है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला देखो ये हो जाएगा डी एस साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है तुम्हें, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं छोटा सा वर्क डन लिखूँ, बहुत छोटा सा, फ्रिक्शन का छोटा सा वर्क लिखूँ, देखो मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्क डन के अपोजिट, डी एस, डी एस हुआ है देखो ध्यान से। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, मैं इसे थोड़ा सा वो करते हैं अपन, थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा। इफ यू लुक केयरफुली, डी एस कॉस थीटा इज नथिंग बट इधर की डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एलिमेंट ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू डी एस कॉस थीटा ही है। तो कैन आई राइट इट एज म्यू एम जी डी एक्स। और ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये मैंने क्या निकाला है, डी डब्ल्यू निकाला है, डी डब्ल्यू है फ्रिक्शन। और ये चीज़ मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरा जो है, मेरा जो कर्व है, इस कर्व पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा है। एंड मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डी एस था, उसके मैंने कंपोनेंट कर लिए, ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। और फ्रिक्शन जो है मैं यहाँ पे डी एक्स कॉस थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकता था, डी एस कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन जो डी एस पे पूरे पे लगेगा, मैं कुछ भी डिस्टेंस मूव करूँगा उस पर लगेगा। तो डी डब्ल्यू आ गया मेरा। नाउ इसे इंटीग्रेट कर लो तो मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट कर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा म्यू एम जी डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जीरो से लेकर एल तक एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू म्यू एम जी एल आ जाएगी। सिंस ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटू एल। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है ना। और ये मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों मान लिया, स्ट्रेट लाइन इसलिए मान लिया क्योंकि एवरी कर्व इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कोई भी कर्व बनता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन मान सकता था। तो आई होप दिस इज क्लियर ना, ये वन ऑफ द मेथड्स है। तो वर्क डन बाय एफ आ गया हमारे पास, की वैल्यू ये आ गई। जैसे तुम एम जी वगैरह कॉमन लेके कुछ भी निकाल सकते हो, वो चीज़ ठीक है। सेकेंड वे राउंड, दूसरा तरीका देखते हैं। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया जो मैंने अभी किया है, तो तुम्हारे पास एक और अल्टरनेटिव मेथड है। एक और अल्टरनेटिव मेथड क्या है, और स्लोली का क्या मीनिंग है, क्या जरूरत है, वो भी बता दूंगा मैं। तो अल्टरनेटिव मेथड अपन रेड पेन से कर लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड में कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है, मतलब स्लोली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कैन आई राइट योर एफ एक्सटर्नल जो तुम फोर्स लगा रहे हो इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखो एम जी साइन थीटा इस पे लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट। यही होगा, मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, किसी टाइम पे थीटा एंगल है, यहाँ पे कुछ और थीटा बनेगा, थीटा टू थीटा थ्री जो भी होंगे, बट अज्यूम किसी टाइम पे, किसी बीच में इंस्टेंट पे
यहाँ पे ये सारी कंडीशन बन रही है। तो इफ़ आई राइट वर्क डन ड्यू टू दिस, अगर मैं इसकी वजह से वर्क डन लिखता हूँ तो मेरे को एफ डॉट डी एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कि मेरा थीटा वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं अगर कितना मूव कर रहा हूँ उससे थीटा चेंज हो जा रहा है, तो मेरे को डी एस लिखना पड़ेगा। डी एस अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी डी एस साइन थीटा, क्योंकि फोर्स बिल्कुल अपोजिट है। ये देखो फोर्स तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, देखो ये यहाँ पे तुमने डी एस मूव किया तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था, और छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ तो आई कैन एज्यूम देम टू बी पैरेलल, प्लस म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा। अगर ये तुम्हें समझ में आया था तो डी एस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, एम जी इंटू डी वाई, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा विच इज नथिंग बट डी एक्स। इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो तो यू विल हैव द सेम रिजल्ट, बट इसमें ज़्यादा हमें थोड़ा लगा फीलिंग है। एम जी एच प्लस म्यू एम ले लोगे तो मैं एम प्लस म्यू। क्लियर है, वन ऑफ द बेटर क्वेश्चन। अब भैया स्लोली का सुन लेते हैं, स्लोली का सुन लेते हैं। स्लोली का सीन ऐसा है कि जब तुम देखो सर्कुलर मोशन तुमने पढ़ाई कि नहीं पढ़ा, बट भी देखो जब स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें सीन ये होता है कि स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, है ना। तो उसमें जब तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हो, तो उसमें आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो उसमें जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। दिस इज सिंपल, है ना। अब यहाँ पे क्या, सिंस इट इज़ अ कर्व, यहाँ पे कर्व है ये, तो यहाँ पे सीन ऐसा होगा कि कर्व के लिए एक रेडियस हो सकती है। सपोज यहाँ पे जब ये यहाँ पे मूव कर रहा था तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा था जिसका ये पार्ट था, तो अगर यहाँ पे कुछ स्पीड होगी ना, अगर यहाँ पे कुछ स्पीड होगी तो मैं एन को एम जी कॉस थीटा के बराबर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, देखो इस वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, एक तो एन लगेगा इधर, और एक एम जी कॉस थीटा लग रहा था इधर, ठीक है। एन लग रहा था ऊपर, एम जी कॉस थीटा लग रहा था नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा वो बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पे लिखता नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तुम्हें पता लगेगा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन प्रोवाइड कर रहा होगा, किससे लड़के, एम जी से लड़के, एम जी कॉस थीटा से लड़के। दिस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी इस पॉइंट इस इंस्टेंट पे रेडियस है। अगर इसकी कुछ स्पीड होती इसे हम स्लोली नहीं ले जा रहे होते, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू जीरो नहीं होती, ये वैल्यू जीरो नहीं होती, तो तुम डायरेक्टली एन को एम जी कॉस थीटा नहीं लिख पाते। अगर तुम इसे यही नहीं लिख पाते तो तुम्हारे पास फ्रिक्शन जो है, जो तुम फ्रिक्शन लिख रहे हो डायरेक्टली म्यू इंटू एन, वो भी नहीं लिख पाते। दोनों चीजें अगर तुम नहीं लिख पाते तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर है। तो अगर तुम्हें स्लोली करके दे दिया, अगर तुम्हें स्लोली करके दे दिया तो बी वेरी केयरफुल कि इस तरीके को तभी अप्लाई करना है जब स्लोली दे रखा है, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। एम आई क्लियर। सर्कुलर नहीं पढ़ा तो थोड़े टाइम में पढ़ लोगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये जो तरीका है ना, दिस मेथड वर्क्स फॉर कौन कौन से केसेस, देखो अगर तुम इसे ऐसे करके भी ले जाओ, ऐसे करके भी ले जाओ, तो भी ये वर्क करेगा। जस्ट ये एच ओ और ये एल ओ ज़्यादा वो खर्चा है, बट यहाँ पे बना लेते हैं अच्छे से। मतलब ऐसे करके भी कोई केस है ना अगर, तो उसमें भी ये वर्क करेगा, कि तुमने इसमें कुछ अजम्पशन लिया ही नहीं, कुछ में तुमने उल्टा सीधा माना ही नहीं है, तुमने नॉर्मल सी चीज़ मानी है बस, ठीक है। तो इसके लिए भी वर्क करेगा, बट कंडीशन क्या गिवन होनी चाहिए तुम्हें, स्लोली, स्लोली कंडीशन तुम्हें गिवन होनी, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें काफ़ी जगह मिल भी जाएगा, काफ़ी बुक्स वगैरह में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दो तीन चीज़ें हैं जो जिन पे फोकस करना है, तो लेट्स लुक एट देम। सपोज ये एक फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन में मूव करेंगे, तो एज यू कैन सी इस पर टेंशन इस वाले ब्लॉक पे इधर लगेगा, इस पर टेंशन इधर लगेगा, और दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव करना है, तो किसी टाइम में डिस्टेंस भी दोनों सेम ही कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन, कैन आई राइट इट एज जीरो। तुम देख रहे हो कि अगर मैं ये इसे 1 बोल देता हूँ और मैं इसे 2 बोल देता हूँ, तो 1 वाले पे टेंशन पीछे लग रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस टी इंटू सम डी एक्स। दूसरे वाले पे वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। दूसरे वाले पे वर्क डन कितना आ जाएगा, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और वो मूव भी आगे कर रहा है, तो टी इंटू डी एक्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज नथिंग बट जीरो। क्लियर है क्या ये चीज, इज दिस क्लियर, समझ रहे हो ना। तो जनरली इंटरनल फोर्सेस का ऐसे वर्क नहीं रहता, बट फ्रिक्शन का रहता है। फ्रिक्शन में हीट लॉस वगैरह रहती है, टेंशन में
अगर जैसे सपोज तुमने बहुत बहुत ज़्यादा जोर से खींच दिया तो उसमें डिफॉर्मिटी वगैरह आ जाती है। तो जब तक डिफॉर्मिटी वगैरह नहीं आ रही तब तक इंटरनल फोर्सेस का कोई वर्क नहीं रहता, जनरली फ्रिक्शन का रहता है, बट बाकी इंटरनल फोर्सेस का नहीं रहता जब तक कोई डिफॉर्मिटी या फिर कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंटरनल फोर्सेस का एसेलरेशन में तो कोई वो नहीं होता, इनका एसेलरेशन में तो कोई रोल नहीं होता, नेट एसेलरेशन ऑफ द सिस्टम में कोई रोल होता है, नहीं होता। इनका नेट एसिलेशन ऑफ द सिस्टम में कोई रोल नहीं होता, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। बट एनर्जी में होता है, बट एनर्जी में हो सकता है, फ्रिक्शन में हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, अभी जीरो है इसमें, बट रिलेटिव मोशन या डिफॉर्मेशन हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अभी फ्रिक्शन के केस में हमने देखा भी था, क्या देखा था हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन जो है नेट नेगेटिव आ जाता है, वैसे करके हमने देखा भी था, एनालाइज भी किया था, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये M1 था, यहाँ पे M2 था। आई होप इट इज़ क्लियर ना। चलो, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन रेफरेंस फ्रेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हमने उसमें भी डिस्कस की थी, किसमें, जब हम वो पढ़ रहे थे, इंटरनल वर्क जीरो कर रहे थे टेंशन का, T.x/जीरो समीशन, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने बताई थी। बट अभी देखने का ट्राई करते हैं ना, तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे क्या सीन हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, जीरो से स्टार्ट हुई है ये ऊपर जा रही है ना। तो वर्क डन निकालना है हमें इस टेंशन का, ब्लॉक पे जो टेंशन लग रही होगी उसका वर्क डन निकालना। क्लियर है। तो दो तीन चीज़ें यार, दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनना, दो तीन चीज़ें। एक तो पहली चीज़ क्या है कि अगर तुम बाहर से देख रहे हो, अगर तुम बाहर से देख रहे हो तो इट इज़ वेरी क्लियर, क्या होगा, इस भाई को लगेगा कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो टेंशन ऑब्वियसली वर्क कर रही है, टेंशन ऑब्वियसली वर्क कर रही है ना। उसे कैसे लगेगा कि यार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं ऐसे बैठ के देख रहा हूँ, हाँ जा रहा है, जा रहा है, हाँ जा रहा है, जा रहा है। मेरा ब्लॉक जो है मास एम का वो ऊपर मूव कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, टेंशन की वजह से कर रहा है, तो टेंशन ने वर्क की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई यहाँ से देख रहा होगा, देखो मैं बड़ा बना देता हूँ, तो वो भाई को क्या लगेगा, भाई मेरी ज़िंदगी मस्त है, मेरे को कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, यहाँ पे टेंशन लग भी रहा है लेकिन ये ब्लॉक उसके रेस्पेक्ट में इस टेंशन की वजह से मूव नहीं कर रहा होगा, वो वहाँ पे स्टेशनरी ही होगा। ये भाई क्या बोलेगा, ये भाई क्या बोलेगा, इसके लिए वर्क डन कितना हो गया। इज दिस क्लियर, ये चीज़ कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है ना, फ्रेम पे डिपेंड करता है, और अपन जनरली इनर्शियल फ्रेम से लिखते हैं वर्क डन, क्वेश्चन वगैरह जब लगाते हैं, वरना हमें सूडो फोर्स का वर्क भी लिखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें वो अपन देख भी लेंगे, किस किस कंडीशन में लिख पाते, किस किस कंडीशन में लिख पाते। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब क्या करें भैया, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कैलकुलेट भी कर लेते हैं वर्क को। कैलकुलेट करने में कुछ नहीं है कि इसे रोक दो, ठीक है, तब रोक मत दो, इस पर टेंशन निकाल लो, क्योंकि ग्राउंड से फ्रेम से तो तुम इसे रोक ही नहीं सकते ना, ग्राउंड के फ्रेम से तो तुम इसे रोक ही नहीं सकते, लिफ्ट जा रही है ऊपर तो जा ही रही है। तो इस पर टेंशन जो होगा उसकी वैल्यू दोनों फ्रेम में सेम होगी, जिस जो हो जाएगी तुम्हारी mg+a के बराबर, क्योंकि ऊपर जा रही है लिफ्ट तो नीचे सूडो फोर्स लग जाएगी। सूडो फोर्स मैंने क्या बताया था, हर फ्रेम में फोर्स जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि अगर फोर्स सेम नहीं होगी तो एक फ्रेम से स्ट्रिंग टूटेगी, दूसरे फ्रेम से स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। या तो टूटेगी तो दोनों फ्रेम से टूटेगी, ऐसा तो नहीं कोई इवेंट हो रहा तो वो हमें दिख ही नहीं रहा एक फ्रेम से, है ना। यहाँ पे एम जी है, यहाँ पे एम है, ठीक है, ये इसका टेंशन आ गया। अब अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो तुम्हारा सपोज किसी टाइम टी में, तुम्हारा सपोज किसी टाइम टी में, तो टी टाइम ले लेते हैं, स्मॉल टी ले लेते हैं, एस लिख देता हूँ मैं। इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुआ तो कितना मूव कर जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, इतना मूव कर जाएगा ये ब्लॉक ग्राउंड से। तो वर्क डन बाय टेंशन फ्रॉम ग्राउंड, या फ्रॉम ग्राउंड कितना लिख दूंगा मैं, टेंशन की वैल्यू कितनी थी, एम जी, क्या लिख दी, क्या लिख दी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, mg+a इंटू कितना मूव किया है वो, और टेंशन भी ऊपर है, ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो इंटू हाफ इंटू ए इंटू स्क्वायर। क्लियर है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था तो तुम उससे भी एस निकाल सकते हो, इट इज़ नॉट टफ। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो तो ये भाई कहीं गया ही नहीं, ये भाई कहीं गया ही नहीं, वहीं का वहीं है। तो इसके फ्रेम में कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया, 0 जूल। यहाँ पे कितना था, इतना जूल आ जाता।
क्लियर है? तो वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद इट ना, बहुत ध्यान से करना चाहिए कहाँ से तुम कौन से फ्रेम से लगा रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलो का ब्लॉक है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस पर, बहुत बढ़िया, जिंदगी मस्त चल रही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो एसेलेरेशन निकाल लेते हैं भैया इसका, सबसे पहले काम, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले एसेलेरेशन निकाल। अरे भैया फ्रिक्शन विक्शन नहीं है अभी, कुछ फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही, फ्रिक्शन का हम कर चुके हैं, अभी बाकी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं है अभी, तो कितना वर्क डन, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, आंख बंद करिए और एक्सेलेरेशन निकाला हमने, 100/10, 100/10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन हो गया। बहुत तेज भाग रहा, बहुत ज़्यादा तेज, जी की स्पीड, रफ्तार, ठीक है। अब सीन क्या है कि पहले केस में, पहले पार्ट में तुमसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से वर्क डन निकालना है तुम्हें, ये 100 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया होगा ग्राउंड के फ्रेम से, तो सिंपल, कितना मूव किया होगा, कितना फोर्स लग रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया देखो, अपन एज्यूम करते हैं कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो u बराबर 0 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ए कितना है 10 × t हमें पता नहीं है, कितने टाइम के लिए निकालना है, तो अगर टाइम नहीं पता तो कुछ टाइम अज्यूम कर लेते हैं, कितने टाइम के लिए निकाला है, 5, 5 कुछ अच्छी सी कैलकुलेशन बन जाए ऐसा, 5 के लिए निकाल लेते हैं, 5 सेकंड के लिए निकाल, ठीक है ना, कि भाई फोर्स तो लगती जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 के लिए निकाल लेते हैं, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 25, तो ये गया 5, 5 25 125, 125 आ गया, 25 आ गया, है ना। अब ध्यान से देखो फोर्स कितनी लग रही थी, 100 न्यूटन, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो गया, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 100 × 100 × 125, ज़्यादा हो गया क्या, 5 सेकंड ज़्यादा ले लिया क्या अपन, भैया इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, जीरो वीरो गिन लेना, गलत वलत ना हो, इतना वर्क डन आ गया, इतना वर्क डन आ गया ग्राउंड फ्रेम से। अब दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट में सिंपल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एक, या बहुत धीरे धीरे चल रहा, अब वो भाई, इसमें कुछ वो हो गई है गड़बड़, नहीं, अच्छा ठीक है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती तो भी तुम सॉल्व कर सकते थे ना, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो भैया तुम्हें पता है कि 125 तो ये चलेगा, देखो ये 125 चलेगा ही चलेगा, तुम इसे रोक ही नहीं सकते, 5 सेकंड में 125 चलेगा, 5 सेकंड में ये कितना चलेगा, 5 सेकंड में ये 50 चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो फोर्स तो किसी भी फ्रेम से देखो सेम ही दिखती है, तो इसे भी 100 न्यूटन दिखेगी, 100 न्यूटन की फोर्स दिखेगी, तो ये क्या बोलेगा, 100 न्यूटन की फोर्स की वजह से कितना आगे चला ये, 50 को इससे माइनस कर दो तो 75 मीटर ये आगे चल गया, 75 मीटर से आगे चल गया, तो उसके फ्रेम से क्या लगेगा तुम्हें, जो 10 मीटर पर सेकंड वाला फ्रेम है उसके फ्रेम से क्या लगेगा तुम्हें, 100 × 75 विच इज नथिंग बट 7500 जूल, क्लियर है, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेना है, तुम ये नहीं बोल सकते कि वो 125 चला, भाई उसे नहीं देख रहा 125 चला, तो वो तो अपने हिसाब से आंसर बताएगा। तीसरे केस में तो यार आई गेस पूछना भी नहीं बनता मेरा, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती तो आंसर अलग अलग आता, बट अभी के लिए तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये 125 मूव करेगा 5 सेकंड में, तो ये भी 125 ही मूव कर जाएगा ना, देखो ये भी यहाँ पे ही आ जाएगा, तो ये भाई क्या बोलेगा, मेरे मेरे साथ ब्लॉक चल रहा है बिल्कुल साथ साथ, फोर्स ने कुछ वर्क ही नहीं किया, वर्क डन कितना आ जाएगा, उसके फ्रेम से 0 आ जाएगा। अगर सपोज इसकी इनिशियल स्पीड होती कुछ, अगर सपोज इसकी इनिशियल स्पीड होती कुछ, मैं कुछ बोल देता हूँ, इनिशियल स्पीड कितनी, 10 ले लेते, 10 मीटर पर सेकंड ही ले लेते इनिशियल स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकंड अगर इनिशियल स्पीड होती तो मैं एस डैश लिख देता हूँ, एस डैश आ जाता 10 × t, 5 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो ये तो 125 हो गया, तो ये कितना आ जाता 175 आ जाता। उस केस में ये अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होता तो इसे भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखता, कितना दिखता, ये तो 125 चलता, लेकिन यहाँ पे कितना चल गया 175, तो इसे 50 ज़्यादा दिखता, तो इसका भी वर्क डन कितना आ जाता, अगर मैं एक चौथा पार्ट बना भी लेता हूँ तो उसका वर्क डन कितना आ जाता, 100 × 50 आया ना गैप, इंटू 50 आ जाता, और सेम ही डायरेक्शन में इधर उधर, ठीक है। अगर सपोज ये वाले की स्पीड बहुत ज़्यादा होती नीचे वाले की, तो उसे क्या लगता है वो पीछे जा रहा है, और फोर्स तुम्हारी राइट में लग रही है, उसके रेस्पेक्ट से तुम पीछे जा रहे हो, फोर्स आगे की तरफ लग रही है लेकिन तुम पीछे जा रहे हो, तो उसके लिए नेगेटिव वर्क आ जाता, तो वो सारी चीज़ें तुम लिख भी सकते हो ना, 100 × 50 तो ये आ जाता 50, और ये 20, क्लियर है, सिंपल प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
ठीक है, फोर्स सेम रहती है। टेंशन देखो हमने पिछले वाले केस में भी देखा था कि टेंशन की वैल्यू तो चाहे तो ये आदमी देख रहा हो चाहे नीचे से ग्राउंड से कोई देख रहा हो, वो चेंज नहीं होगी, टेंशन सेम रहेगी। इसलिए मैंने चीज़ ये जब एनएलएम पढ़ाया था तब ये चीज़ बताई थी। और ये सेम होना लॉजिकल भी है यार, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि अगर सपोज इसके फ्रेम में कुछ टेंशन टी डैश हो रही होती और इसके फ्रेम में कुछ टेंशन टी हो रही होती, तो सीन क्या होता कि अगर सपोज इस रस्सी की स्ट्रेंथ कुछ है टी, कुछ स्ट्रेंथ है, तो वो किसी फ्रेम में टूट जाती है और दूसरे फ्रेम में नहीं टूटती, दूसरे फ्रेम से नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर एक फ्रेम में टूट रही है कोई चीज़ तो दूसरे फ्रेम में भी टूटेगी। ठीक है, तो टेंशन सेम होनी चाहिए दोनों फ्रेम से। क्लियर है? तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम से एनालाइज कर लेते हैं अभी वाले प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है, इसे देखते हैं हो क्या रहा है। तो इफ़ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे म्यू ज़ीरो है, तुमने ये ब्लॉक को जस्ट ज़रा सा धक्का दिया और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है ना, थोड़ा एनर्जी का यूज़ वगैरह है इसमें, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो चीज़ तुम थोड़ा सा समझ भी सकते हो, बट मैं समझाने का भी ट्राई करूँगा। तो ऐसा है कि अब ये नीचे आया तो इसकी स्पीड कुछ होगी v, वो भी तुम निकाल लोगे आसानी से, बट उस v स्पीड को ज़ीरो कर दिया, उस v स्पीड को ज़ीरो कर दिया फ्रिक्शन ने कितने डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में। ठीक है, फ्रिक्शन ने ज़ीरो कर दिया, तो फ्रिक्शन ने कहाँ निकाली होगी वो हीट, स्टोर तो कहीं हुई नहीं, तो फ्रिक्शन ने वो एनर्जी हीट फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में कैसे भी रिलीज कर दी। इतने पास जितनी इसके पास यहाँ एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी वो सारी की सारी फ्रिक्शन ने डिसिपेट कर दी हीट या साउंड की फॉर्म में, तो इसकी स्पीड जीरो होगी। तो करते इस क्वेश्चन को ट्राई करते हो, तो पहला हमारा जो मोटिव है वो यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है ना, नीचे वाली पोजीशन पे देखो यहाँ पे। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सिंपल कि भैया एम जी एच इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, अगर मैं इसे रेफरेंस मान लेता हूँ, एम जी एच इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो वी आ गया हमारे पास, वी आ गया हमारे पास, ठीक है ना। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि अगर यहाँ पे कैसा भी कर्व हो, अगर फ्रिक्शनलेस कोई भी कर्व हो ना, और ये नीचे पहुँच जा रहा है अगर, तो उसकी स्पीड यही आती है, अगर तुम सीधे भी फेंकोगे तो उसकी स्पीड यही आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन तुम लगाओगे तो सेम ही वैल्यू आती है। क्या है समझ में? इसके बाद क्या हुआ, ये आ गया। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो किसने ली, वो किसने ली, वो किसने डिसिपेट की, फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना हो गया, तो फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया उसके बराबर होगी वो, है ना, फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया उसके बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि फ्रिक्शन ने तो नेगेटिव वर्क किया होगा ऑब्वियसली, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं होगी। तो या तो तुम ऐसे कर लो, तुम नेगेटिव लेके ऐड करके जीरो कर दो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या तो इन्हें जीरो बोल दो क्योंकि लास्ट में कोई एनर्जी नहीं बची है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। या फिर तुम क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज। अब यहाँ पे नोटिस करो कि कोई भी कर्व नहीं है, यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, तो तुम नॉर्मल की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नॉर्मल की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो तुम, एम जी लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, म्यू इंटू एम जी, फ्रिक्शन आ गया तुम्हारे पास म्यू इंटू एम जी। ठीक है, फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी, तो फ्रिक्शन का वर्क कितना लिख सकते हो तुम, म्यू एम जी इंटू डी लिख सकते हो। तुम डी एक्स करके देखोगे, उसे इंटीग्रेट करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो तुम्हारे पास डी आ जाएगा बेसिकली। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना हो गया, अगर मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो म्यू एम जी इंटू डी आ गया। ठीक है, तो उस वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर दो, म्यू एम जी इंटू डी आ गया तुम्हारे। करना क्या हमें, करना क्या क्वेश्चन में, हमें म्यू निकालना है, म्यू इन टर्म्स ऑफ एच एंड एच, या फिर और एच और डी के टर्म्स में म्यू निकालना है। क्वेश्चन में हमें एच और उसके टर्म्स में डी में म्यू निकालना है ना। तो उड़ाओ इन्हें, उड़ाओ भाई इन्हें उड़ाओ, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा देखो, वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू पुट कर दो, तो टू जी एच। वैसे अपन ने इतनी मेहनत भी क्यों, डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी को उसके बराबर कर सकते थे, बट ठीक है, फिर भी इससे ज़्यादा समझ में आता है। इससे टू से टू गया, ये जी से जी गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, एच बाई डी।
क्लियर? अगर तुम ऐसा बोल देते हो कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है तो डी शुड बी ग्रेटर देन एच। इज इट नॉट फैसिनेटिंग कि अगर तुम किसी हाइट से कोई ब्लॉक को छोड़ते हो एंड वो वहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, तो वो उतने ही डिस्टेंस पे रुकेगा जितना डी ज़्यादा हो, मतलब एच हाइट से अगर तुमने छोड़ा वो उतने डिस्टेंस पे रुकेगा कि वो डी एच से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो तुम ट्राई कर सकते हो। ऐसे टाइप के तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो आगे हमने कर लिया। दूसरे टाइप के और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कि सपोज एक ट्रॉली है तुम्हारे पास, एक ट्रॉली है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पे, ये ट्रॉली चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है? तो तुम्हें किसी टाइम टी बाद इन वर्क डन निकालने को बोल देगा इसके फ्रेम से या फिर इसके फ्रेम से, तुम निकाल सकते हो, इट इज़ नॉट टफ। ठीक है ना? तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगी कि इतना एसिलरेशन, इसका वेट सपोज 10 kg है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू है कितनी, म्यू की वैल्यू अपन समझ लेते हैं 0.3 ले लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है इस पर, 10 इंटू 10 इंटू 0.3 हो सकता है ना। तो कितना हो गया, 30 न्यूटन हो सकता है। तो इसका मैक्स एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इस वाले ब्लॉक का, 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। बिल्कुल बहुत सही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। वो उतनी ही फ्रिक्शन लगाएगा जितना जरूरी है, तो वो 20 न्यूटन लगा देगा। 20 न्यूटन लगा देगा तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो दोनों साथ में चलेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन ज़्यादा होता तो इनमें स्लिपिंग हो जाती। सिंपल है, मतलब इतना टफ नहीं है निकालना, है ना? क्लियर है क्या ये? अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है और ये कुछ सी टाइम टी पे बोल देता तो तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे पहले, ये इतना कितना मूव किया है। अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो ये कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उनमें रिलेटिव कितना गैप आया, प्लस फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें पता ही कितना 20 न्यूटन लग रहा है, तुम इजीली निकाल सकते हो। अगर ये इसके पास आ रहा होगा तो दोनों में कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है कि इसकी नज़र से ये कितना पास आ गया, कितना मूव कर गया फ्रिक्शन के अपोजिट लगने के बावजूद भी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, इतने टफ नहीं होते। और किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे सिंपल है, निकालना इतना टफ नहीं है। ठीक है? और कोई दिक्कत किसी को कमेंट में बता देना। नेक्स्ट सेशन में अपन वर्क डन बाय वेरिएबल वेरिएबल फोर्स करने का ट्राई करेंगे। वेरिएबल फोर्स में क्या क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन में तुम्हें परेशान करने के लिए फ्रिक्शन यूज़ हो सकता है, बाकी किसी कॉन्सेप्ट से तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। वर्क पावर एनर्जी फ्रिक्शन में अगर तुमसे क्वेश्चन गलत कोई करवाएगा तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से ही करवाएगा। ठीक है ना? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन आसान नहीं है, इतना टफ नहीं है। ठीक है? अपन करेंगे अच्छे से। कर लिया तुम लोगों ने। फ्रिक्शन को रिवाइज करते रहोगे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अनअकैडमी ऐप ट्राई कर लेना, प्ले स्टोर पर जाके तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है? #2 इन टॉप फ्री इन एजुकेशन। ठीक है? यू कैन लॉग इन यूजिंग और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इट इज़ अप टू यू, तुम कैसे करना चाहते हो, तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। कोई यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन। अगर मेरी ये बातें जो मैं भी बोलूँगा वो तुम्हें समझ में आती हैं, स्टार्ट्स एट 2,333 पर मंथ। सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत कम है, इससे भी कम हो जाएगा, अभी मैं बता दूंगा। कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री, कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री। ठीक है? अदरवाइज मतलब तुम डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर मेरी बातें तुम्हें समझ। ठीक है? अनअकैडमी का रिजल्ट है, इफ़ यू डाउट अनअकैडमी तो तुम ये रिजल्ट देख लोगे। पिछले साल भी ऐसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस किया था, बहुत अच्छा। तो इट इज़ कमेंडेबल फॉर एनी कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट फॉर स्टूडेंट जो कि घर पे हैं। कभी भी लाइव इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी भी लाइव इंटरेक्शन इन द सेंस ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है? और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना इज़ वेरी कमेंडेबल। तो बिफोर डाउटिंग एनीवन उनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, है ना? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं, किसको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 11th 9th और 10th वालों को 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि आई फील कि ये लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझना ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा एडवांटेज देगा, रादर देन कि ये लोग चल रहे हैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके अपना कुछ फ़ायदा करने के चक्कर में अपना ज़िंदगी भर का नुकसान कर लें। ठीक है? तो उसके लिए इन्हें 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन में सजेस्ट करूँगा। अब कोई एक्सेप्शनल केस है कि भाई नहीं हम तो मानेंगे नहीं और हम 1 साल में भी कर लेंगे, तो करो भाई, 1 साल में कर लो। पर वो ये कि तुम्हें कैसे पता कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो कि फ़ायदा कर रहे हो ना। मैं तो अब 1 साल बाद पता लगेगा, 1 साल निकल जाएगा तो फिर तुम पछताओगे। तो टू बी ऑन द सेफ साइड 9th 10th वालों को तो 2 साल का ही लेना चाहिए। 11th वालों को देख लेना, वो अपने आप देख लेंगे। रॉयल थर्ड ड्रॉपर्स को 1 साल ही टाइम है, तो 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन ही लेना चाहिए। एंड ये देखो, ये प्राइस 2 ट्रिपल थी पीछे दिखाया था तुम्हें अभी, अब ये प्राइस कितना हो गया
₹300 हो गया। कैसे हो गया? ये कोड यूज़ कर, ठीक है, ये कोड यूज़ करने के बाद ये प्राइस 10% ऑफ हो जाएगा। जो भी प्राइस है उसका 10% रिडक्शन हो जाएगा। बाकी इस प्राइस के बारे में डिटेल्स तुम्हें अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएंगी। वहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना कि प्राइस ये है, क्योंकि अभी प्राइस चेंज हो रहा है थोड़ा सा, इंक्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक बार कंफर्म कर लेना फॉर योर। बट ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये प्राइस फिर भी बहुत कम होगा ऑफलाइन से। ऑफलाइन से कैसे कम होगा कि अगर मैं 3 लाख रुपये मानता किसी का, ये प्राइस को वो, हाँ, 10 इंस्टॉलमेंट में तुमसे मांगेंगे तो तुम्हें 30,000 रुपये देने होते हैं, और 3 महीने पे एक इंस्टॉलमेंट होता है, तो तुम्हारे 10,000 रुपये एक महीने के हो गए। इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फ्रॉम दिस। अगर ये प्राइस 5,000 भी पहुंच गया ना, तो उससे भी दुगना अमाउंट है, उससे भी दुगना अमाउंट है। तो ये प्राइस उतना जाएगा नहीं वैसे, फिर भी तुम एक बार वेरीफाई कर लेना। क्लियर? मैंने कंपैरिजन भी दिखा दिया तुम्हें ऐसे बोलते बोलते। कंपैरिजन तुम देख सकते हो कि अनअकैडमी कितने क्वालिटी की AIR 1, और इस इंस्टीट्यूट ने कभी भी AIR 1 भी प्रोड्यूस नहीं की। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने कभी भी AIR 1 के दर्शन नहीं किए, वो तुमसे 3 लाख रुपए मांग सकता है। तो वाई ये प्राइस तुम्हें क्यों ज़्यादा लग रहा है? 90,000। जिसने AIR 1 प्रोड्यूस किया है, कोटा की टॉप फैकल्टी, 18+ बुक ऑथर्स में उस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, एक ही साथ और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेंगे। 50,000 में तो तुम्हें सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। अगर तुम इतने पैसे लेके जाओगे ना इन सबके पास, नहीं पढ़ाएंगे ये लोग, एक साथ तो तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन अनअकैडमी ने ये पॉसिबल किया है। बाकी 90,000 में तो तुम्हें और भी चीज़ें मिलेंगी, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड। यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि दिस कोड इज अप्लाइड। अगर ये अप्लाई नहीं करोगे कोड, तो अपना नुकसान करोगे, 10% ऑफ नहीं मिलेगा, एंड अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड CBSE और JEE का मेगा कॉम्बो चल रहा है। 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन पे बहुत बड़ा डिस्काउंट है, और 24 महीने वाले सब्सक्रिप्शन तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट का कुछ पार्ट मेरे कोड से, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड, ठीक है। क्लियर है? एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर तुम मेरा फिर प्रोफाइल लिंक मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज़? प्लस और आइकॉनिक, जैसे पीछे था, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बोला भी था कि प्राइस अलग अलग है। तो क्या डिफरेंस है, देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ है। प्लस इज कि तुम्हें तो कोटा कोटा की टॉप फैकल्टी सारा तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बट अनअकैडमी का क्लास के बाहर कोई रोल नहीं रहेगा, क्लास के बाहर कोई रोल नहीं रहेगा ना, वीकली टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, बट क्लास के बाहर टेस्ट में ही रोल है, और किसी चीज़ में नहीं है। बट इफ यू फेस समथिंग लाइक कोरोना अगेन, अगर मैं चाहता नहीं हूँ, बट इफ़ यू फेस समथिंग लाइक कोरोना अगेन, तो वहाँ पे कौन तुम्हें गाइड करने वाला होगा कि तुम्हारी 2 साल तुमने मेहनत की, बट लास्ट में जाके गड़बड़ हो गया सब। तो दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो गेट 111 गाइडेंस मिल जाएगी तुम्हें, टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा। तो वो टाइम जो तुम टेस्ट एनालिसिस में वेस्ट वेस्ट नहीं बोलते कुछ करते, तो वो तुम अपनी लीजर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऑन वीकेंड्स वगैरह। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा कुछ। एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल जाएंगी तुम्हें, 18+ बुक ऑथर्स, ये सारे लोग तुम्हें, जो लोग एग्जाम को देख चुके हैं, जो लाखों करोड़ों बच्चों को सिलेक्शन करा चुके हैं, वो लोगों से तुम हेल्प ले सकते हो, फिर से हेल्प ले सकते हो, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। स्टडी मटेरियल तुम्हें अनअकैडमी के प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, इससे वेरीफाइड, जो वहाँ की फैकल्टी जिसने AIR 1 प्रोड्यूस किया, उनके वेरीफाइड नोट्स। तो ये सारी चीज़ें यार जो तुम्हें आइकॉनिक में मिल जाएंगी। प्लस में तुम्हें क्लासेस मिल जाएंगे, तुम्हें स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। बट फॉर द पीपल जो पहली बार में ही अपना बेस्ट देना चाहते हैं, ये वो उनकी पहला अटैम्प्ट ही उनका बेस्ट अटैम्प्ट हो, तो दे शुड गो फॉर आइकॉनिक। प्लस उनके लिए होना चाहिए जो लोग सोच रहे हैं कि यार नहीं इतना नहीं दे पाएंगे अपन, तो जैसे ड्रॉपर होते हैं, तो ड्रॉपर्स को कभी कभी अलाउ नहीं किया जाता ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए। तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि सस्ता सा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1 साल का। इतना प्राइस है उसका, बहुत कम प्राइस है, 38,000 रुपये ही है, तो दे कैन ऑल्सो अफोर्ड इट। तो बट जो लोग पहली बार दे रहे हैं, दे वांट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, AIR 1 की सोच रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट का सोच रहे हैं, दे शुड गो फॉर आइकॉनिक, क्योंकि दैट इज़ बेस्ट फॉर देयर एफिशिएंसी। क्लियर है? मस्त मजा आएगा, मजा नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस और क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू आर कंपेयरिंग एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हो, जनरली बनती नहीं मेरे से। यहाँ पे किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फीचर्स भी लिख सकते हो, तो मैं कैन कंपेयर ऑल द फीचर्स, एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू सी कि कौन सा अच्छा है। जो लोग अनअकैडमी पे मेहनत करते हैं और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से पहले लिया, उनके लिए अनअकैडमी एक सरप्राइज लाया है। वी इफ़ दे फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अनअकैडमी चैंपियन जो अनअकैडमी पर रेगुलर रहते हैं, अनअकैडमी पर मेहनत करते हैं, के लिए अपॉर्चुनिटी, तो दे शुड लुक
इनटू इट, है ना, दे शुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नीचे गोल फॉर्म भरो और अनअकैडमी पे मेहनत करते रहो। 29 सितंबर को बैचेस स्टार्ट हुए, 22 सितंबर को। तो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू जॉइन वन ऑफ दिस बैचेस, गो फॉर इट। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7-8 दिन नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यू कैन कोप अप। बाकी ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो। ठीक है, तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नवीन कुमार मिल जाऊंगा मैं तुम्हें, नवीन कुमार और IIT रुड़की, और भी नवीन नहीं है, नवीन कुमार और IIT रुड़की, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना। या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा किन किन चीज़ों का और कौन कौन सी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी तुम्हें अनअकैडमी ऐप से रिलेटेड, और सेकंड थिंग इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल एंड इस यूट्यूब चैनल का पर्सनल टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब का पर्सनल तो नहीं होगा, बट मतलब वहाँ पे जो इस चैनल के एजुकेटर्स हैं, हमारे ज्ञानशु में then, तो ये सारे लोग तुम्हें उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो दोनों को सब्सक्राइब कर देना, दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मेरा पर्सनल है टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल का है। कौन सा यूट्यूब चैनल का? रैंक अप जी। तो वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं अनअकैडमी की तरफ से, तो इफ़ यू वांट अपडेट्स फ्रॉम अनअकैडमी तो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, है ना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इट इज़ नॉट अ हेक्टिक प्रोसेस। बाकी कॉम्बेट वॉम्बेट अगर कोई टेस्ट है तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट वहाँ मिल जाएगी अनअकैडमी से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस देखने के लिए। अपन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर तुम चाहते हो कि उनका भी भला हो जाए। नहीं चाहते तो मत करना। ठीक है, कोई गलत वीडियो उठा के मत कर देना, में कुछ सब गड़बड़ हो जा रहा है, उनका फिजिक्स में डर लगने लग गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विच विल बी अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। तो करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बाय बाय। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट चेक करता हूँ। मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है। एंड मेरे को अनअकैडमी पे भी मैसेज कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच।